A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो ये क्लास 11 की एनसीईआरटी है जो आर.एस. शर्मा द्वारा लिखी गई है, तो हम उसके चैप्टर नंबर 7 को पढ़ रहे हैं। तो इस एनसीईआरटी में बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की ये बहुत अच्छी किताब है। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो सारे इसी एनसीईआरटी से आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 7 में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आर्यंस हमारे यहाँ पर आए थे और ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है। 2 पार्ट्स को हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जिस किसी ने भी वो पार्ट्स को नहीं देखा है तो आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट कि आप जाके सीक्वेंस में ज़रूर इस एनसीईआरटी को पढ़ें। आप चैप्टर नंबर 1 से इसको शुरू करें और तब आप इसको सीक्वेंस में अगर पढ़ते जाएंगे तो इट विल मेक सेंस फॉर यू एंड इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पर आपको मेरे लेक्चर के सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं। मेरे बाकी के जो लोग मेरे चैनल पर लेक्चर्स लेते हैं उन सब के पीडीएफ और लिंक्स जो है वो भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं। क्रोनोलॉजी, जैसा मैंने कहा था, आप अपने इस रिविजन पर्पज़ के लिए इस क्रोनोलॉजी को, सीक्वेंस को याद कर सकते हैं कि किस किस टाइम पे क्या क्या हुआ था, अपने ब्रेन में और क्लैरिटी लाने के लिए। मैंने आपको बताया था कि अगर हम आर्यंस की बात करते हैं तो आर्यंस का जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमने डिस्कस किया था चैप्टर के पार्ट 1 में, जो कि आता है डिस्प्यूटेड है, मतलब डिबेटेड है। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कुछ भी एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी जो लर्निंग होती है वो सेकेंडरी लर्निंग होती है। हम इन्फर करते हैं जो चीज़ों को हम ढूंढ पाते हैं उनसे। तो हमने आर्यन के बारे में देखा था, तो ये सेंट्रल एशिया के इधर से आ रहे हैं। आर्यन के बारे में मैंने आपको बताया था ये कोई भी एथनिक आइडेंटिटी नहीं है, रेशियल आइडेंटिटी नहीं है, ये क्या है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आर्यन जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है उस तरीके के लोग जो वैसी भाषा बोलते हैं जो कि यूरोपियन भाषा है, इंडियन भाषा नहीं है। तो आर्यन जो लैंग्वेज है वो इट्स मोर सिमिलर टू द यूरोपियन लैंग्वेज। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने यही बात किया था। हमने बात किया था कि हम सोर्सेज को क्या क्या यूज़ कर रहे हैं जो कि हम देख रहे हैं। हमने बात किया था कि जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे एविडेंस नहीं मिलते हैं, या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें बाकी की जो सिविलाइजेशन है उस टाइम की जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन की बात करूँ और ईरान में जो सिविलाइजेशन चल रही है, तो उन सब के वहाँ पर आपको भी एविडेंस मिलते हैं, जो कि हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 में बात किया था। हमने देखा था कि आर्यंस जो है वो सीक्वेंस में आए थे, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बारे में सारे आ गए थे। फिर हमने बात किया था 10 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में। हमने बात किया था कि किस चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। 10 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स में से भरता और जो कुरु है वो, भरता और जो पुरु ट्राइब है, पुरु ट्राइब जो है वो, एक पुरु जो थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्राइब थी, तो दोनों मिलके कुरु बन जाती हैं और कुरु और पांचालास जो है बाद में गंगा वाले जो बेसिन है उसके अंदर रूल करते हैं। ये सारा हमने महाभारत के टाइम पे भी देखा हुआ है। यू कैन को रिलेट विद दैट। हमने बात किया था कि राजन, प्रीस्ट और सेनानी और ये जो थे वज्रपति और ग्रामीणी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। पार्ट 2 में हमने बात किया था, इसीलिए मैंने कहा आप सीक्वेंस में पढ़ते हुए आए। किंग का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था हम लोगों ने ये बात किया था। एक्सटेंड क्या था वैदिक पीरियड का, सभा, समिति और विधाता में क्या डिफरेंस है, हमने ये बात किया था। ट्राइब जो होती थी जना, विश, ग्राम और कुला, हमने ये सीक्वेंस में बात किया था। जो जना जो होता था उसका हेड होता था राजा, फिर उसके अंदर विश आते थे बहुत सारे, और विश के अंदर ग्राम आते थे, ग्राम के अंदर कुला आते थे, राइट। तो ये सारी सीक्वेंस मैंने आपको कहा था आप इसको ज़रूर लर्न कर लें। तो इधर मैंने यहाँ पे आपको मैं स्टार लगा देती हूँ, इधर इस वाले चार्ट पर। ये 4 जो चीज़ें हैं ये आपको लर्न करनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ों को हमने बात किया। फिर सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। तो सोशल जो स्ट्रक्चर था वो स्टार्टिंग में जो है कलर बेस्ड था, मतलब जो आर्यंस आए थे उनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो फेयर था और यहाँ पे जो लोग रहते थे उनका कॉम्प्लेक्शन डार्कर था। तो उसके हिसाब से जो है डिफरेंसेस क्रिएट किए गए, दासा और दस्यू। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे ये ऑक्यूपेशनल बेस्ड हो गया। उन्होंने देखा कि जो पावरफुल लोग थे, मतलब आर्यन जो थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, तो उन्होंने क्या क्या किया, वो राजा बन गए। उन्होंने प्रीस्ट उसी में से निकाल लिए, अपने पुजारी जो है उसी में से निकाल लिए। जो ज़्यादा पावरफुल लोग थे उनको क्षत्रिय कहा गया 3rd नंबर पे। तो मतलब प्रीस्ट जो थे सबसे टॉप पे बैठा दिया गया उनको, फिर क्षत्रिय होते थे, फिर वैश्य होते थे। शूद्र जो वर्ड है वो ऋग्वेद खत्म होने के, जब खत्म हो रहा था ऋग्वेदिक पीरियड, उस टाइम पे शूद्र वर्ड का यूज़ किया गया था। तो वर्णा सिस्टम जो है जो स्टार्टिंग में शुरू हुआ था कलर के हिसाब से, मतलब कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दे रही हूँ। और लेटर वन वो शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, वर्क बेस पे।
मतलब काम के हिसाब से। और फिर धीरे धीरे शुरू हो गया कास्ट सिस्टम बन गया, जो कि आप आज के दिन में देखते हैं। कास्ट सिस्टम जो है फिर उन्होंने कहा कि बाय बर्थ कर दो उसको, पहले बाय कर्मा था, बाय बर्थ कर दिया गया। उस टाइम पे जो थे स्लेव्स भी होते थे, स्लेव्स का ट्रेड होता था, तो जो स्लेव्स होते थे उनको यूज़ किया जाता था, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता था, कोई कमर्शियल एक्टिविटी में उनका यूज़ नहीं किया जा रहा था, राइट। जो डोमेस्टिक स्लेव्स होते थे वो काम, वेज अर्निंग का काम नहीं करते थे। इकोनॉमी क्या थी, पार्शरल थी उस टाइम पे। तो सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी डिड नॉट एग्जिस्ट। ऐसी कोई सोशल डिफरेंशिएशन नहीं एग्जिस्ट कर रही थी एटलीस्ट ऋग्वेदिक टाइम पीरियड पे। तो ऋग्वेदा वाला जो टाइम है ना, वो काफ़ी इनिशियल टाइम है, उसके अंदर इतनी सारी बुराइयां देखने को नहीं मिलेंगी। अभी भी क्या है, कलर के बेसिस पे उन्होंने डिफरेंशिएशन कर दिया और फिर काम के बेसिस पे, बट सोशल डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर तेल बेच रहा है तो वो उसका छोटा काम है और कोई जो लड़ाई पे जा रहा है उसका बहुत बड़ा काम है। बट ये चीज़ें धीरे धीरे क्रॉप अप होती हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, क्रॉप अप हो जाती हैं और काम के हिसाब से फिर कास्ट सिस्टम आ जाता है, राइट। पहले काम था बट फिर बर्थ के हिसाब से हो जाता है। ऑल्दो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पॉइल्स ऑफ वॉर क्रिएटेड सोशल इनइक्वालिटीज। अब क्या होता था, हमने ये पढ़ा था कि जो भी लड़ाइयाँ होती थी उसमें जो कुछ भी मिलता था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था लोगों के बीच में। अब धीरे धीरे क्या देखने को मिला हमें, जो वो डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनइक्वल हो गया। पहले क्या होता था, सभी को दे दिया जाता था। अब क्या हो गया, भाई जो पुजारी होगा बोलेगा मुझे ज़्यादा दे दो, क्षत्रिय जो होगा वो ज़्यादा रख लेगा। तो उसके हिसाब से जो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए ना, सबको बराबर मिलना चाहिए, वो नहीं हो रहा था। धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने सोशल डिफरेंसेस क्रिएट करना शुरू किए। बट ऋग्वेदिक की स्टार्टिंग की जो सोसाइटी थी उसके अंदर सोशल डिफरेंसेस नहीं थे, बट लेटर ऑन क्या है, सोशल डिफरेंसेस क्रॉप अप करते हैं सोसाइटी में। ये आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अगर चांस मिलता है तो आप इसको लिख भी सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अब ऋग्वैदिक पीरियड में हम गॉड्स कौन से थे, हमारे पूजा कैसे करते थे, भगवान कौन से थे, तो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड अगर हम बात करते हैं तो 1500 से 1000 BC तक का टाइम पीरियड हो गया इनिशियल वाला। तो उसके अंदर जो है इंद्र, अग्नि, सूर्य, मतलब जो नेचुरल फोर्सेस है अब उन्हीं को गॉड माना गया, क्योंकि नेचुरल फोर्सेस को लोगों ने वहाँ पे देखा कि इनको हम टेम नहीं कर पा रहे, हमारे कंट्रोल से बाहर है बहुत। तो जो नेचुरल फोर्सेस थी उनको मान लिया गया गॉड। तो ये सारे गॉड्स की पूजा होती थी। अभी जो फुल फ्लेजेड जो ट्रिनिटी ऑफ गॉड है वो अभी नहीं आई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब नहीं आए थे अभी। स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में नेचुरल फोर्सेस जो है उनको ही यूज़ किया जा रहा था एज गॉड। तो जो लोग हैं उन्होंने डिस्कवर किया रिलीजन इन देयर सराउंडिंग्स एंड सो डिड द आर्यंस। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द फिनोमिना इन नेचर, रेन का फिनोमिना, सूरज कैसे निकलता है, साइंटिफिक जो उनकी क्यूरोसिटी थी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती। देखो आप किसी को ऑल पावरफुल कब मान लेते हो, अगर आपको उसकी पावर्स कैसे डिराइव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैजिशियन, तो आप मतलब वो चार्म खत्म हो जाएगा ना। तो जब तक आप उसे नहीं समझ पाते हो कैसे रहा है तो आप उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते हो। तो सेम हो रहा था, जो नेचुरल गॉड थे उन्हीं को बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जा रहा है। तो देयरफॉर दे पर्सोनिफाइड नेचुरल फोर्सेज एंड लुक्ड अपॉन देम एज लिविंग बीइंग्स। तो उनको गॉड का दर्जा दे दिया गया बिकॉज वो समझ में इनको नहीं आ रहा। तो फिर उनको अलग अलग एट्रीब्यूट्स दे दिए गए कि इनकी ये पावर्स है, इनकी ये पावर्स है। उस पॉइंट ऑफ व्यू में हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या पावर्स है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि गॉड्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, हमारी सोसाइटी में लोगों ने गॉड सिस्टम को क्यों लेकर आया था। तो ये सारी की सारी बातें मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, NCERT में लिखी हुई हैं। तो किसी को भी अपने रिलीजियस सेंटिमेंट को पे टची होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इंद्र, अग्नि, वरुण ये सारे के सारे गॉड थे। तो इंद्र किस चीज़ का देवता था, इंद्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट देवता है ऋग्वेदिक पीरियड का, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट उसको कहा गया। प्लेड द रोल ऑफ वॉर लॉर्ड, मतलब पूजा करी जा रही है, जब लड़ाइयों में जाया जा रहा है तो इंद्र की पूजा की जा रही है। तो उसको रेन गॉड भी कहते हैं। तो रेन गॉड भी है और लॉर्ड ऑफ वॉर भी है वो, क्योंकि देखो बारिश आती थी तो बहुत ज़्यादा बिजली चमकती थी, तो लोगों को लगता था कि भाई बहुत पावरफुल गॉड है ये इंद्र। अग्नि जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गॉड था। फायर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल, सारे काम उन्हीं से करते थे, कुकिंग, फायर वुड, ये सब। इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड्स एंड द पीपल, तो फायर को माना जाता था कि ये एक साधन है जो कि गॉड और लोगों के बीच में कनेक्ट का साधन है। अभी भी आप देखेंगे जब हम हवन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने एंसेस्टर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे रिलीजन्स में आप आग के बीच में उसको समर्पित कर देते हैं। हम अपने जो डियर वंस हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, हम उनको जलाते हैं हिंदू धर्म में, तो आग को समर्पित करके हम उनको नेक्स्ट वर्ल्ड तक पहुंचा देते हैं। तो अग्नि जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है नेक्स्ट वर्ल्ड गॉड और ह्यूमन के बीच में। तो ये अग्नि का सिग्निफिकेंस पहले से है। वरुण क्या है, वरुण अपहोल्ड द नेचुरल ऑर्डर एंड व्हाटएवर हैपेंड इन द वर्ल्ड वाज थॉट टू
बी द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज डिज़ायर्स। तो जो जल का देवता था वो वरुण था, जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो सब उसकी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। ये सारी की सारी बातें कहाँ लिखी गई है? ऋग्वेद में, और अल्टीमेटली फिर कहाँ लिखी गई है? एनसीईआरटी में। और हम क्या कर रहे हैं? उसको पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बार बार जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो अपने आप को एक बार एक जिटर दे दिया करो कि क्यों पढ़ रहे हो आप ये सारी चीज़ें। आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उसी हिसाब से डेवलप होनी चाहिए कि इसमें से एग्जाम के लिए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। यू नीड नॉट गेट लॉस्ट इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, किसी भी डिसिप्लिन में लॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ते जाओ उसको और चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाओ वन बाय वन। इसी तरह सोमा जो था प्लांट्स का देवता था, उसी अल्टीमेटली फिर उसको इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक का देवता बनाया गया। सरस्वती थी, इंपॉर्टेंट गॉडेस है। अदिति एंड उषा है, दीज टू फीमेल गॉडेसेस, ये दोनों फीमेल गॉडेसेस थी। वो जो शाम और ये वाली गॉडेसेस होते हैं, डॉन में आती है ये, ठीक है। टू फीमेल गॉडेसेस रिप्रेजेंट द अपीयरेंस ऑफ डॉन, बट दे वर नॉट एज इम्पॉर्टेंट ऋग्वेदिक एज। तो जो अदिति और उषा है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन इंद्र, वरुण, अग्नि, ये सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, पूजा कैसे की जाती थी? अगर हम ऋग्वेदिक टाइम पीरियड की बात करेंगे तो ऋग्वेदिक वो टाइम पीरियड है जिसमें पूजा के लिए मंत्रों का उच्चारण तो किया जाता था, लेकिन अभी सेक्रीफाइसेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं हुए थे। सेक्रीफाइसेस थे, शुरू हो गए थे धीरे धीरे, बट सेक्रीफाइसेस प्रोमिनेंटली आपको देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में। उस टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड ऐसा था जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको बुराइयां देखने को मिलेंगी। एनिमल सेक्रीफाइस भी किया जाएगा उसमें, बट अभी जो है सेक्रीफाइसेस पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते हम, थे, बट दे वर वेरी वेरी मिनिमल। सेक्रीफाइस डोमिनेट लेटर वैदिक पीरियड में करते हैं। तो बेसिकली किसके ऊपर था? मोड ऑफ वर्शिप डोमिनेट क्या करता था? डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिप वाज रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर्स, मंत्रास का उच्चारण किया जाता था उस टाइम पे। ऑफरिंग ऑफ वेजिटेबल, बार्ले एक्सेट्रा वर मेड टू गॉड्स, बट इन अर्ली वैदिक एज, Rigvedic age was not necessarily accompanied by any ritual or sacrificial formula। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सैक्रिफाइसेस उस टाइम पे नहीं किए जाते थे, अगर किए जाते होंगे तो बहुत मिनिमल रहे होंगे, राइट। तो सैक्रिफाइसेस वाली एज कौन सी है? लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जो है, देखिए हमने सोसाइटी के बारे में भी पढ़ा था, सती प्रैक्टिस नहीं होती है, चाइल्ड मैरिज नहीं होती है, मेजरली जो है मोनोगैमी प्रैक्टिस होती है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो सोशल डिफरेंसेस नहीं, कोई कास्ट सिस्टम नहीं आया अभी तक। तो अर्ली वैदिक एज जो है आपको मिलेगी ना, वो आपको एक क्लीन एज मिलेगी, मतलब अभी तक कोई बुराइयां नहीं आई हैं। लेटर वैदिक एज में जितनी भी सोसाइटी की बुराइयां होती हैं, कुरीतियां होती हैं, वो क्रॉप अप कर जाएंगी। तो आर्यंस जो है प्रिंसिपली प्रेयर्ड फॉर प्रजा। प्रजा का मतलब क्या है? चिल्ड्रन, कैटल, फूड, हेल्थ, वेल्थ। तो ये सारी उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी। बच्चों में उनकी कोई प्रेफरेंस नहीं थी कि लड़का चाहिए लड़की चाहिए, वो लेटर ऑन डेवलप होती है। तो बच्चे होते थे, बच्चे वर इंपॉर्टेंट, कैटल्स वर इंपॉर्टेंट, फूड वॉज इंपॉर्टेंट, वेल्थ, हेल्थ, जो सारी चीज़ें अभी भी होती है इंपॉर्टेंट। हम क्या मांगते हैं? अच्छी हेल्थ रहे, अच्छी वेल्थ रहे, आपके बच्चे अच्छे रहे, यही देते हैं आशीर्वाद बड़े बुजुर्ग अभी भी। तो वही सारी चीज़ें जो है उस टाइम पे प्रेवलेंट थी, बट अभी कोई मेल प्रेफरेंस नहीं थी चाइल्ड में। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करते हैं, एंडिंग ऑफ मिजरीज वॉज येट टू टेक होल्ड। अभी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है आना अभी बाकी है। तो ये चैप्टर था, दिस इज अबाउट द ऋग्वेदिक पीरियड। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में जो समझने के लिए था आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको मेंस लिखने के लिए या प्री में अटेम्प्ट करने के लिए, कि आए कहाँ से थे लोग, क्या उनका ऑरिजिन है, क्यों है वो ऐसा ऑरिजिन। फिर जो अगर मैं प्री की बात बताती हूँ तो सभा, समिति, ये जो वर्ड्स थे, की वर्ड्स थे, राजन का मतलब क्या है, उसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे यूपीएससी द्वारा, स्टेट पीसीएस में अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को दो तरीकों से पढ़ना होता है आपको। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके दो एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे आप। एक होगा उसका फैक्चुअल एस्पेक्ट, दूसरा होगा उसका कंसेप्चुअल। तो कंसेप्ट पहले आपको समझना पड़ेगा, हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब आएगा फैक्चुअल एस्पेक्ट। तो फैक्चुअल एस्पेक्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से कवर कर ली जो इस किताब में दी हुई हैं, कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, एक चीज़ को आप हमेशा समझ लीजिए, जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू करते हैं, मैं प्री की बात कर रही हूँ, तो प्री में आपको ना हमेशा पेपर को इस तरीके से सेट किया जाता है स्मार्टनेस के साथ। उसका मतलब ये होता है कि कोई भी एग्जामिनर आपको नहीं चाहता कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये, आपको स्मार्ट होना है, राइट। आपको वो क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है जो कि इजी और मीडियम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन है। अगर बहुत हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड आ गया एंशिएंट हिस्ट्री में से जो आपकी किताब में नहीं है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी में नहीं है,
और वो वर्ड आ चुका है और आपको नहीं पता, तो आपको उस पर ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मीडियम लेवल डिफिकल्टी और ईजी लेवल डिफिकल्टी के क्वेश्चन को कर दिया, आपका प्री क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं प्री की बात कर रही हूँ, यूपीएससी के प्री की, स्टेट पीसीएस के प्री की और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्री की बात कर रही हूँ, राइट। और मेंस जो होता है उसमें बेसिकली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके अंदर आपको बहुत सारी रट्टे वाली चीज़ें नहीं होती हैं। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप मेंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। तो इस टॉपिक पे हम अलग से बात भी करेंगे कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर समझ में आ रहे हैं तो बाकी लोगों को ज़रूर बताएं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।